हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम क्या देखेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। किस चैप्टर से बिलोंग करता है जी? बायोटेक्नोलॉजी, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ transfer of any DNA into a बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया में कोई भी डीएनए, एनी डीएनए। अब डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? या तो बैक्टीरिया के खुद का डीएनए होगा, है ना, या उसका नहीं होगा। जो हमने पढ़ा, जितना भी प्लाज्मिड्स वगैरह सब देखे हमने, वेक्टर्स, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो बैक्टीरिया के नहीं है ना। तो या तो सेल्फ डीएनए, खुद का डीएनए, या फिर फॉरेन डीएनए। तो डीएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल में डालने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ओके। तो इसको हम एक एक स्टेप करके देखेंगे। सो इस ट्यूटोरियल में वी विल बी सीइंग steps of transformation. Then we will see different methods of transfer of DNA into the host cell. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे और कितने कितने मेथड्स हैं वो सब देखेंगे। एंड देन एट लास्ट वी विल सी द PYQs। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पता तो होना चाहिए एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जब हमने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी डीएनए इनटू बैक्टीरिया, तो अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, व्हाट इज प्री रिक्वेस्ट मटीरियल, मतलब मटीरियल क्या रिक्वायरमेंट, इनिशियल प्राइमरी मटीरियल क्या होना चाहिए, बताइए। एक डीएनए को बैक्टीरिया में डालना है, एक डीएनए है, बैक्टीरिया है, इसको डालना है, प्राइमरी मटीरियल डीएनए और बैक्टीरिया, है ना। एक तो डीएनए हो गया। अब डीएनए अपना कुछ भी, अभी हमने बात करी, इट कैन बी फॉरेन डीएनए, इट कैन बी सेल्फ डीएनए, अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल हमको चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया होगा? वैसे तो ये प्रोसेस किसी भी बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल है। कोई बैक्टीरिया में आप डीएनए, इस प्रोसेस जो हम एक्सप्लेन करेंगे इससे ऐड कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। बहुत कुछ बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफाइड भी होता है। लेकिन एक और बात और है, बायोटेक्नोलॉजी के केस में हम सारे बैक्टीरिया या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते। देयर इज सम स्पेसिफिसिटी, और वो स्पेसिफिसिटी आती है कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमको सबसे ज्यादा यील्ड में कहाँ से मिलेगा, राइट। तो इस सिलेक्शन के पीछे कौन सा बैक्टीरिया यूज करना चाहिए, बहुत सारी रिसर्च हुई, सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाके दे हैव शॉर्टलिस्ट कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल्स की ये वाले स्ट्रेन्स है, ये वाले स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया वी कैन यूज फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप लोग अपने MBBS में देखेंगे भी एक्सपेरिमेंट्स में, तो ई कोलाई यूज होता है, ओके, एस्टेरिशिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई क्यों यूज होता है, मतलब ई कोलाई के क्या एडवांटेजेस हैं, ये क्यों यूज होता है, दैट वी विल सी नाउ। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, it is extensively studied।
सबसे जरूरी क्या चीज होती है एक चीज को चूज करने के लिए कि उसका थॉरो बैकग्राउंड हो जाना, राइट। ई कोलाई का साइंटिस्ट को सब कुछ पता है, उसका फिनोटाइप, फिनोटाइप समझ में आया, उसका बिहेवियर, उसका जीनोटाइप, उसका पूरा जेनेटिक लैंडस्केप कैसा है, ठीक है, सब मालूम है। तो क्या होता है, अब हमारा मेन पर्पस क्या है, हम वापस उसी बायोटेक्नोलॉजी के मेन पर्पस पर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है कि हम कुछ भी डीएनए में चेंजेस करें, डीएनए को एक दूसरे सेल में डाल रहे हैं जिससे हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर वो जो होस्ट जिसमें हम डाल रहे हैं अपना डीएनए उसी ने ही कुछ और केमिकल रिएक्शन या किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट चेंज कर दिए या उसमें कोई चेंजेस आ गए जो हमारे लिए बाद में हार्मफुल हो गया, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो डिसएडवांटेज हो जाएगा, वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। इस वजह से, क्योंकि अब इस बैक्टीरियल सेल का इनको सब पता है, हमको ये भी पता है कि हम इसमें कोई भी जीन डाल दें ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। हमने जिस प्रोटीन के लिए जीन डाला है बैक्टीरिया में उसी का प्रोटीन हमको मिलेगा, ओके। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ई कोलाई विल नॉट मेक एनी चेंज। ई कोलाई ओनली हेल्प्स आवर डिजायर्ड डीएनए टू गेट ट्रांसफॉर्म फर्स्ट, देन रेप्लिकेट, उसके बाद रेप्लिकेशन से आरएनए बनेगा, उसी के अंदर वो आरएनए का ट्रांसलेशन होगा जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा, राइट। तो ई कोलाई में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो उल्टा हेल्प करेगा हमको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मशीनरी प्रोवाइड कराने के लिए, ओके। तो ई कोलाई इज एक्सटेंसिवली स्टडीड। सेकेंड थिंग, लो जनरेशन टाइम, ओके। लो जनरेशन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन टाइम क्या होता है। जनरेशन टाइम को हम डबलिंग टाइम भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब ये तो आपको पता है ना बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, राइट। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, 1 का 2 बनेगा, फिर 2 का 4 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, 8 का 16 बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा ना, डबल 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 होते रहेंगे। तो ये जो 1 का 2 हो जाना ये है 20 मिनट्स का टाइम, ठीक है। 2 to 4 20, 4 to 8 20, 8 to 16 20, ठीक है। तो 20 मिनट्स में डबल हो जाता है। और ये हम तब बात कर रहे हैं जब हमने एक सेल दिया है, एक सेल 20 मिनट में 2 होता है, तो मान लीजिए हम 1 मिलियन सेल्स देंगे स्टार्टिंग मटेरियल में, तो उसी के 2 मिलियन हो जाएंगे आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है ना। तो जनरेशन टाइम कम होने की वजह से हम ज्यादा सेल्स ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा ई कोलाई ग्रो कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है, वो उसकी स्पेसिफिसिटी होगी। थर्ड, मिनिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अब आप ये देखिए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के लिए उसे खाना तो चाहिए ना, तो खाने में वो क्या खाएगा। अब उसकी डिमांड ही होगी कि भाई उसको तो एकदम 5 स्टार होटल की थाली ही खानी है, तो उसमें पैसा भी तो लगेगा, ठीक है। और दूसरा बोले कि ई कोलाई बोलता है कि नहीं मुझे थाली नहीं खानी, ई कोलाई बोलता है कि भाई मुझे तो आपके घर में जो बना है बस दे दो, मुझे कुछ दे दो बस, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। वो ये करता है, ठीक है। क्या चाहिए, अगर ये तो बात नॉर्मल हो गई, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको बहुत कम खाना चाहिए, इसका कोई मनमर्जी नहीं है, इसको बस कुछ दे दो ये मैनेज कर लेता है। साइंटिफिकली हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्या देखा था कि कुछ अमाइनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब हमको उनका इंटेक करना ही होगा, राइट। कुछ अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं, वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड्स, या बाय द हेल्प ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमने लिए, या बाय द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इन आवर बॉडी, है ना। सबके साइड में मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में खुद से बन जाते हैं अगर बाकी सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं तो, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है,
जरूरी नहीं है कि सेम जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए है वो ही इनके लिए हो, इनके एसेंशियल अमीनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर इनको मान लीजिए इनके केस में कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे भी होते हैं जिनको आउट ऑफ 15 से 18 तक अमीनो एसिड भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, क्योंकि उनके जीनोटाइप में, उनके जीन में, उनके जेनेटिक मटेरियल में उसका डीएनए ही नहीं है उसको सिंथेसाइज करने के लिए, समझ रहे हैं। तो जीन ही नहीं है उनके पास उन अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने के लिए, इसके पास है, ये अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकता है, इसको बस बेसिक मटेरियल चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको दे दो आप कार्बन सोर्स, इसको दे दो आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसको दे दो आप ट्रेस एलिमेंट्स, और इसको दे दो आप वाटर। भाई ये 3-4 चीज प्रोवाइड करो तो आप इसको, ये खुद मेंटेन कर ले, ये अपने आप बाकी सब देख लेगा। ये बहुत इजी चीजें हैं प्रोवाइड कराने के लिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, इसमें बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं होती इसको लाने के लिए, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स जो होता है, ट्रेस एलिमेंट्स मींस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स required in less quantity, मतलब ये रिक्वायर्ड तो इनका बहुत कम क्वांटिटी होती है। हमारी बॉडी में कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन हमारे ट्रेस एलिमेंट है एक। तो मेन बात ये है कि जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो लेकिन एसेंशियल हो, वो जो कम क्वांटिटी है अगर वो प्रोवाइड नहीं करी गई तो ग्रोथ में इफेक्ट होगा, लेकिन कम चाहिए लेकिन चाहिए जरूर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, ट्रेस एलिमेंट्स एंड वाटर, इतने में इनका काम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब तो फिर कौन सा मीडिया है ये भी बात कर लेते हैं। मीडिया का नाम है एलबी मीडिया, एलबी मीडिया। तो एलबी मीडिया कमर्शियली अवेलेबल है। एलबी का मतलब होता है लूरिया बर्टिनी, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता, साइंटिस्ट का नाम है लूरिया बर्टिनी, ठीक है। तो एलबी मीडिया बोलते हैं, एलबी मीडिया में ये सब चीजें होती है, वाटर अलग से, क्योंकि वाटर में ये पाउडर होता है, दिस इज एलबी मीडिया इज अ पाउडर। तो इस पाउडर को बस पानी में घोल लेते हैं ग्लूकोज की तरह, और इसको दे देते हैं, ग्रो करने डाल देते हैं इसमें, ठीक है, ये करना होता है। और जब ये पानी में मिक्स हो जाता है ना, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ये तो आपने देख लिया होगा, एलबी मीडिया विच इज अ पाउडर प्लस वाटर, ये बनाता है एलबी ब्रॉथ, एलबी ब्रॉथ, ठीक है। तो ब्रॉथ वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, वो किसी लिक्विड के लिए करते हैं। कभी कभी कोई सूप में कोई 5 सॉल्ट लिखा नहीं होता कि वेज ब्रॉथ, चिकन ब्रॉथ, वही है, तो सूप को ब्रॉथ बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म बेसिकली, सेम चीज यहाँ है, ठीक है, एलबी ब्रॉथ। तो हम जो यूज करते हैं एट द एंड, हम एलबी ब्रॉथ यूज करते हैं, वो लिक्विड में ग्रो करना है बैक्टीरिया को, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल इज अ पाउडर विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, इन स्टेराइल कंडीशंस टू मेक एलबी ब्रॉथ, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली हम इकोलाई यूज क्यों करते हैं, एक्सटेंसिवली स्टडीड है, उसका हमको पता है हमारा जीन उसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो खुद से कोई चेंजेस नहीं करेगा, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, ओके। उसका जनरेशन टाइम लो है, डबलिंग टाइम इज 20 मिनट्स, ठीक है, एवरी 20 मिनट्स सेल गेट डबल्ड, ठीक है, बाइनफिशियल हो जाता है। और मिनिमल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, बहुत कुछ नहीं चाहिए, ट्रेस एलिमेंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बन चाहिए, और वाटर तो हम ब्रॉथ में देंगे, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इकोलाई इज यूज्ड इन दिस आरडीटी, ठीक है। तो हमारे पास डीएनए हो गया, हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज culturing of
कल्चरिंग ऑफ इकोलाई। कल्चरिंग का मतलब हाँ ये वो वाला कल्चर नहीं है जिसमें लोग कल्चर होता है नॉर्मली सबका अपना अपना, मेरा कल्चर सोने का है, आपका कल्चर खाने का है, वैसा नहीं है। यहाँ पे कल्चरिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी। एक लैब में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कल्चर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना मैंने ये इकोलाई ग्रो करा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये इकोलाई का कल्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोलाई ग्रो करेंगे। कैसे करेंगे ग्रो? इकोलाई ग्रो होता है एक ऐसे कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कल्चरिंग के लिए। फर्स्ट इज कोनिकल ग्लास फ्लास्क। एक कोनिकल ग्लास फ्लास्क, कांच का बना हुआ कोनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले ये हमारा होता है मीडिया। कौन सा मीडिया? हमने अभी डिस्कस करा है, यस, एलबी ब्रॉथ। एलबी ब्रॉथ इसमें होता है। फिर हम इसमें डाल देते हैं अलग से, इसमें डाल देते हैं कुछ सेल्स ऑफ इकोलाई। कुछ सेल्स ऑफ इकोलाई हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब इकोलाई डालते कैसे? इकोलाई कहां से मिलता है? इकोलाई जो है दैट इज कमर्शियली अवेलेबल। कमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, तो इकोलाई इज कमर्शियली अवेलेबल, खरीद सकते हैं, बिजनेस है पूरा, इकोलाई आप खरीद सकते हैं। एक 1 ml की वायरस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है ना, हम ग्रो करने के लिए 1 ml मतलब कि 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन सेल्स 1 ml ऑफ इकोलाई कल्चर में। यहाँ पर तो आपको सिर्फ 2 3 4 5 15 20 सेल्स ही चाहिए बस। ठीक है, मतलब जैसे आइसक्रीम होती है, ठीक है, आइसक्रीम एकदम सॉलिड बहुत सख्त आइसक्रीम आपको फ्रीजर में रखी हुई, ठीक है, आप उसको ऐसे खरोचोगे चम्मच से तो एक लेयर में निकलती है ना, वो लेयर निकलती रहती है, आप थोड़ा थोड़ा खाते रहते हो, मजा आता है। वो कह रहा हूँ 1 ml के इतना सॉलिड वो पैक्ड होता है, टाइट पूरा आइस में ही होता है ना सब कुछ। ये सब जब स्टोर करते हैं तो आइस में करते हैं सेल्स को, तो वो आइस में अगर थोड़ा सा ऐसे कुरे दोगे, वो कुरे में थोड़ा सा मटेरियल में डाल दो, वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो बोलते हैं बहुत कम सेल डालने होते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट्स में वी नीड कोनिकल ग्लास फ्लास्क, वी नीड एलबी ब्रॉथ, वी नीड इकोलाई। ठीक है, अब इकोलाई खरीद भी सकते हैं, नहीं तो बनाना मतलब कि अगर पुराना कल्चर हो हमारा पहले का, हमने स्टोर कर लिया हो। ठीक है, और अगर फर्स्ट कल्चर है तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इकोलाई डाल दिया। अब क्या करेंगे इसको डालने के बाद? अच्छा, ये सब ना एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर का कोई डीएनए कोई बैक्टीरिया इसमें एंटर नहीं कर सकता, हमें अपना डिजायर्ड बैक्टीरिया ही एंटर कराना है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे चेम्बर्स होते हैं पूरे, उनको लैमिनार फ्लो हुड कहते हैं। फिर इसको कल्चर करने के लिए मशीन रखते हैं, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप एक इमेजिन करिए ना, एक रूम है, उस रूम में ऐसे नॉर्मली हर कोई एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, वो रूम स्टेराइल होता है, रूम के ऊपर ही पूरा यूवी लगे होते हैं हर जगह पर, और थोड़े थोड़े इंटरवल पे यूवी चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से आगे जब साइंटिस्ट लोग या टेक्नीशियन लोग तो आना जाना करेंगे ना, उनके आने जाने से दरवाजा खुला है तो कुछ अगर अंदर आ गया हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। लेकिन रूम में कल्चर नहीं करते, कल्चर फिर उस रूम के अंदर भी चेम्बर्स होते हैं, वो चेम्बर्स में डायरेक्टली सीधे काम नहीं करते। वो आप धीरे धीरे देखेंगे हायर क्लासेस में कि कैसे ग्लास के बने हुए चेम्बर होते हैं, आप ऐसे कांच के जरिए देख रहे होते हैं। ठीक है, नीचे हाथ डालने की जगह होती है, लेकिन वहां से अंदर से इतनी हवा आ रही होती है ना बाहर अंदर से, कि आप हाथ डालने के अपने अंदर हाथ जो डाल रहे हो, पहले बात तो आपके हाथ स्टेराइल होते हैं, पूरे हाथ स्टेराइल होते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन रखे होते हैं। आप हाथ डालोगे, इफ आपके हाथ में कुछ भी गंदी अगर रह गई है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कभी कभी वो धागा वगैरह पहनते हैं लोग, उसकी वजह से होता है, या कभी घड़ी पहन ली, तो अंदर जाओ,
उससे कंटेमिनेशन आ सकता है, बाहर के माइक्रोब्स आ सकते हैं, लेकिन हवा ही इतनी तेज होती है अंदर से बाहर की कि वो अंदर जा ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए हमको मेन चीज़ जो हमने बताया कि एक इंक्यूबेटर होता है। तो हमने ये जो हवा वाला हुड था इसके अंदर गए, इसके अंदर इकोलाई को डाल दिया अपने फ्लास्क में। ठीक है, अब इस फ्लास्क को पैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको फ्लास्क को लगा देंगे इंक्यूबेटर में। एक मशीन होती है, एक मशीन जैसे अवन होता है ना वैसे ही होती है। ठीक है, अवन जितनी बड़ी होती है लेकिन वो ऐसे घूमता रहता है उसके अंदर, ये अंदर जाके घूमने लगेगा और उसको क्या बोलेंगे, ये रोटेट करेगा। इट विल रोटेट, रोटेशन एट 200 आरपीएम। ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी रिक्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट चीज आ गया, शेकर विद continuous rotation at 200 rpm at 37 degree Celsius. 37 degree Celsius is optimum temperature for E. coli to grow. ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ई कोलाई के साथ, बताया ना, एक्सटेंसिवली स्टडीड है। इसका पहला पॉइंट यही है। तो लोगों ने इसको 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 26 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, मल्टीपल टेम्परेचर्स में ग्रो करके देखा तो उन्हें मिला कि 30 to 40 के बीच में सबसे अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट ऐसे ही होते हैं ना। पहले वाइड रेंज टेम्परेचर था तो वाइड से उन्हें 30 to 40 का गैप मिला, उसके बाद वो और नीचे आए, फिर 32 to 37 मिला। ठीक है ना, फिर और नीचे आए, तब जाकर हमारा 37 पर बेस्ट ग्रो करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको 36 या 38 पे कर देंगे तो ग्रोथ बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अराउंड 30 to 39 डिग्री, 40 पर नहीं ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो 30 to 39 डिग्रीज अगर ये होगा तो ये ग्रो करेगा, लेकिन बेस्ट 37 पे करेगा। तो 37 पर अगर वो 20 मिनट्स दिखा रहा है डबलिंग टाइम, तो 30 39 में 37 से इधर और इधर दोनों तरफ 20 से ज्यादा ही टाइम लगेगा उसको ग्रो करने में। ठीक है ना, और यही पॉसिबिलिटी है कि मीडिया रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाए, क्योंकि आप ये देखिएगा किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो मतलब वो अपने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रहे हैं वो उस टेम्परेचर से बेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसको वो उसका बेस्ट टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा। जब बेस्ट टेम्परेचर नहीं मिल रहा तो फिर बाकी सब मेटाबॉलिक प्रोसेस भी तो इफेक्ट होंगे ना। तो इस वजह से 37 बेस्ट टेम्परेचर है, नहीं तो बाकी पे ग्रो करेगा लेकिन ग्रो रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कल्चरिंग ऑफ ई कोलाई कैसे होता है। एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क क्यों लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क इसलिए लेते हैं कि दो चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज तो अब यहाँ ध्यान रखने की ये है कि कभी भी इसको फुल नहीं भरते, इस फ्लास्क को फुल नहीं भरते। इस फ्लास्क को इसी कैपेसिटी के हिसाब से अराउंड 10% ही फिल करा जाता है। रीजन इज एयरेशन। ओके, रीजन इज एयरेशन। एयरेशन, ऑक्सीजन। भाई देखो, हमको भी सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, लिविंग सेल है उसको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना भाई। सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीजन से ही होते हैं, एटीपी ऑक्सीजन से ही बनता है ना, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर ये हमें फुल भर देंगे इसको, ऊपर से वो बंद भी है, यहाँ से तो सील्ड है ना भाई, यहाँ से तो कुछ और जा नहीं सकता एंटर, तो फिर ये कैसे ग्रो करेगा, है ना, नहीं करेगा ना, मर जाएगा ना। तो एयर भी चाहिए, तो इसलिए ये वाला पोर्शन एयर है। खुद भरनी नहीं पड़ती, खुद ही भर जाती है भाई। आप काम कर रहे हो, एयर आपके आसपास है ही, स्टेराइल एयर है ना, स्टेराइल एयर है भाई, एयर तो है ना, वो बढ़ जाती है। आप उधर सील करोगे एयर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो आप ऊपर यहाँ तक एयर भरी हुई है, यहाँ तक पूरी एयर भरी हुई है, यहाँ आपके सेल्स हैं मीडिया में। ठीक है, तो एयर नीचे तक कैसे जाएगी, नहीं जा सकती ना, पूरा वाटर है सब कुछ।
वाटर मतलब मीडिया है, लिक्विड चीज है, नीचे तक कैसे जाएगी। तो और दूसरी बात आप बोलो कि डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, पॉसिबल है डिजोल्व हो सकती है, लेकिन टाइम भी तो लगेगा ना, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है ना। हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम कर रहे होते हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म, हमें टाइम नहीं होता है, हमारे को बहुत सारी चीजें एक सीक्वेंस में करनी होती है, ठीक है, हमें छोड़ देते कि हाँ कल तक हो जाएगा। दूसरी बात, हमको श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा सारे सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब हमारे सारे सेल्स में डीएनए जा चुका है, ठीक है। वो कब होगा, जब हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं हमारे सब सेल्स के साथ हो, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमारे सारे सेल्स हेल्दी रहें, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ऊपर की लेयर पे जो भी सेल्स होंगे वो तो हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन नीचे जितने भी सेल्स होंगे वो सिक, अगर नहीं बोलेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, लेकिन एटलीस्ट लेस हेल्दी देन द अपर लेयर हो जाएंगे ना। लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं सब एक सिंक्रोनम मेंटेन करें, सब एग्जैक्ट बिहेव करें, तभी तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ही हम ये रोटेशन करते हैं। रोटेशन से क्या होता है, अब ऐसे तो आप पानी बॉटल घूमते रहो और सोचो एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो घूमता 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 बार बार तो सरफेस पर भी आता है, फिर नीचे भी जाता है, सरफेस पर आता है, नीचे भी जाता है, लेकिन इसका मतलब इक्वली सारे सेल्स को एयर से कांटेक्ट होता है, ठीक है ना, सारे सेल्स इक्वली एयर से कांटेक्ट होते हैं, इस वजह से इसको ये करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेशन से उसी के लिए कि सबको इक्वल चीज मिले। दूसरी बात, अब ये नीचे इंक्यूबेटर पे रखा रहेगा, यहाँ पर इंक्यूबेटर टच रहेगा, तो ये एरिया तो हीट हो जाएगा ना फ्लास्क का, बाकी कम हीट होगा, मतलब जो सेल्स वॉल्स पे टच हो रहे हैं वो ज्यादा हीट लेंगे एज कंपेयर टू अंदर वाले, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर हीट अगर हम ऐसी फ्लास्क को रख देंगे तो पहले हमारे इंक्यूबेटर के सरफेस से फ्लास्क पर हीट जाएगी, उस हीट से जो सबसे वॉल पे लगे हुए सेल्स है वहां पर हीट जाएगी, फिर उनसे सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे करते करते तो सेंटर तक आते आते तो भाई रात हो जाएगी, है ना। प्लस दूसरा, तब तक ये वाले सेल भी तो सिकन हो जाएंगे ना भाई, कितना हीट वो लेंगे, ये भी तो देखिए आप, इसलिए भी रोटेशन होता है। तो रोटेशन करने से क्या हुआ कि इक्वली सारे सेल्स वॉल्स पर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एयरेशन, एयरेशन मतलब एयर प्रोवाइड कराना सब सेल्स को, ठीक है ना, और सेकेंडली जो हीट है सब सेल्स को इक्वली प्रोवाइड करे, इन दोनों की वजह से रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हुआ, कल्चरिंग हमें क्या करना है, एक कोनिकल, अच्छा हाँ एक पॉइंट और, एरेशन तो रीजन है कोनिकल फ्लास्क यूज करने का, और दूसरा रीजन है फ्लॉथिंग ना होना, फ्रॉथ, झाग, जब झाग बनता है ना उसे फ्रॉथिंग कहते हैं। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोनिकल ना होता, ये एक सिलेंड्रिकल जो बीकर होता, अगर ये एक बीकर होता तो यहाँ पर ना घूमते 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 ना एक टॉर्नेडो बन जाता नीचे, ऐसे बनता है ना टॉर्नेडो, तो उस टॉर्नेडो की वजह से ये ऊपर वाले लेयर पे ना फ्रॉथ आ जाता, झाग आ जाते, और वो झाग किस चीज के होते, झाग होते प्रोटीन डिग्रेडेशन के, जो प्रोटीन डिग्रेड करता है ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ करता है, हमें वो मतलब आइडेंटिफाई, ये बहुत आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपके बैक्टीरियल कल्चर में फ्रॉथ है, आपके बैक्टीरियल कल्चर में अगर झाग है, इट मींस प्रोटीन इज गेटिंग डिग्रेडेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। तो इसलिए नहीं यूज करते, वो टॉर्नेडो जो बनता है इसमें नहीं बनेगा टॉर्नेडो, अब इसकी शेप ऐसी है, वो आप करके देखना कभी ऐसा किसी कोनिकल चीज में, तो टॉर्नेडो कम बनता है, इसमें पूरा टॉर्नेडो बनता है, उसकी वजह से फ्रॉथिंग हो जाती है। तो जो प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल वॉल के होते हैं, मेम्ब्रेन के होते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के होते हैं, ठीक है ना, तो वो सब डिग्रेड होने लगता है, इस वजह से कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए टॉपिक पर आते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में एल्बिट्रॉट डालेंगे, उसमें कमर्शियल अवेलेबल इकोलाई होगा, वो थोड़े सेल्स डालेंगे, उसको रोटेशन कराएंगे 200 आरपीएम पर 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नॉर्मली ये होता है 12 टू 16 आवर्स, ये ग्रो करता है 12 टू 16 आवर्स, और उसके बाद वी हैव अवर कल्चर ऑफ इकोलाई, ठीक है ना, वी हैव अवर कल्चर ऑफ इकोलाई आफ्टर 12 टू 16 आवर्स ऑफ ग्रोथ, ओके। चलिए नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेप।
बस समझाने, वैसे बहुत इजी है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ की पॉइंट समझने की बात है, बस क्यों करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पर्पस में तो सब चीजें कि हम किसी, एक्चुअली सभी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसर यही है, करना तो बहुत इजी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, 5 स्टेप में सब काम खत्म। लेकिन क्यों करना है वो एक अच्छे बायोलॉजिस्ट की निशानी होती है, उसको पता होना चाहिए हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, बायोलॉजिकली क्या हो रहा है सेल में। ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ई कोलाई कल्चर। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है? सेंट्रीफ्यूगेशन भी रोटेशन ही है वैसे तो, रोटेशन दैट इन्वॉल्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अगर कोई चीज ऐसे गोल घूम रही है, ऐसे गोल घूमती रहेगी, तो एक फोर्स लगता है ना, जो सब जितने भी सब्सटेंसेस उसको पीछे धकेलता है ना। ऐसे अगर आप एक बॉटल में सैंड सैंड तो चलो नहीं सेटल डाउन हो जाती है, कोई ऐसी चीज भरो जो सेटल डाउन भी ना हो, जो फ्लोट करती रहे, ठीक है, बहुत कम फ्लोट भी ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो चले चीनी, अगर आप अभी के अभी एक बोतल में चीनी डाल दो, ठीक है, तब की तभी डिजोल्व नहीं होगी ना, नमक तभी डिजोल्व हो जाएगा, चीनी तभी डिजोल्व नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगता है उसको, ठीक है ना। ये डालने के बाद उस बोतल को ऐसे घुमाओ तो आप देखना पूरी चीनी सेटल डाउन हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, वो फोर्स लगा एक, ठीक है ना। अगर ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ कुछ चीज घूम रही है, सपोज करिए ये बॉटल है जैसे घूम रही है इस तरफ, तो इसमें जो कंटेंट्स है ना वो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इधर सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये जो फोर्स लगती है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये फोर्स लगती है। तो हमारे जो कोनिकल फ्लास्क में जो कल्चर था, वी विल ट्रांसफॉर्म, मतलब ये कोनिकल फ्लास्क में जो कल्चर था हमारा, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, ठीक है ना। एक फ्लास्क से हमने ट्रांसफर कर दिया सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। अब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्यों करा, फ्लास्क को क्यों रोटेट नहीं कर लिया, भाई फ्लास्क कांच का टूट जाएगा, ये भी देखना होता है ना, ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इसको प्लास्टिक की ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब प्लास्टिक से कितना घुमाओ फिराओ टूटेगी नहीं, ठीक है। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन, वॉशिंग मशीन जैसी मशीन होती है छोटी सी, ठीक है, जैसे गोल 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 घूमती रहती है। अब देखो वॉशिंग मशीन का जो वो मोटर घूमती रहती है ना, इसमें कपड़े धुलते हैं, अगर उसमें एक ऐसा डंडा खड़ा कर दें, साइड में बास्केट लगा दें, तो गोल घूमने लगेगा ना, वैसे ही है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये हमारी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है तो यहाँ नीचे ऐसे इकट्ठा हो जाती है, इसको कहते हैं हम सेल पैलेट। जो सेल हमने ग्रो करे थे इसमें वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, और पूरा इस एरिया में ऊपर यहाँ तक भरा होता है हमारा एलबी ब्रॉथ, लेकिन यूज्ड, क्योंकि तो यूज हो चुका है ना, इसके तो न्यूट्रिएंट्स यूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से सेल पैलेट बनी, जिसकी वजह से सेल ग्रो करे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको डीकैंट कर देते हैं, डीकैंट, डीकैंट मतलब ऐसे पलटा देना, मतलब इसको ऐसे कर देना, तो ये सेल पैलेट तो यहाँ रहेगी और ये पूरा ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डीकैंट कर देते हैं, डीकैंट करने के बाद हमारे पास सेल पैलेट रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो यही सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हमने एलबी ब्रॉथ जो यूज था वो बाहर निकाल दिया और पैलेट को साइड कर दिया, ठीक है। चलो लेट्स सी द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज
कैल्शियम क्लोराइड आइस कोल्ड टू ई कोलाई पैलेट। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हमें ऐड करना है इस पैलेट में। ठीक है, ये हमारी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, यहाँ साइड में हमारी पैलेट है। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हम इसमें डाल देंगे। कैल्शियम क्लोराइड इज आइस कोल्ड, उस पर आते हैं अभी, उसका रीजन क्या है। ठीक है, कैल्शियम CaCl2 इज द कैल्शियम क्लोराइड, उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद इसको करेंगे हम टैप। टैप टैप मतलब टैप 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 टैप। अब देखो, अभी जो पैलेट जो बनी है तो सेंट्रीफ्यूज करने से बनी है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सेल आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ नया बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे बीच, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ऐसे बनी हुई है वो, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाई घुमाते हुए, इसलिए वो सेटल हो गया बस नीचे। अगर हम उसको छेड़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो हिल जाएगा ना वो, वैसे ही टैप करने से सेल्स पूरा कैल्शियम क्लोराइड में मिक्स हो जाएंगे। मतलब जो हमने रोटेशन में देखा था, जहाँ पर हीट और एरेशन, हीट और एयर को हम इक्वली डिवाइड करें सेल्स में, अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी इक्वली डिवाइड होगा सब सेल्स में। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड इक्वली डिवाइड हो जाएगा सेल्स में, तो एट द एंड क्या बनेगा, ये हमारी ट्यूब हो गई, ये हमारे सेल्स हैं, और ये हमारे कैल्शियम क्लोराइड है। तो एक सॉल्यूशन सस्पेंशन बन गया, सस्पेंशन ऑफ ई कोलाई इन कैल्शियम क्लोराइड, ये सस्पेंशन बन गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसको ना, इसको इंक्यूबेट करेंगे, मतलब इसको रखेंगे ऑन आइस। आइस का मेन बात अभी इधर क्या हो रही है, हमने आइस कोल्ड क्यों डाला और उस बाद में आइस में क्यों रख रहे हैं। ठीक है, रीजंस, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है टू स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ई कोलाई। हमने क्या बोला, ई कोलाई ग्रोज ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। 37 पर बेस्ट ग्रो करता है, उसके इधर या उधर से उधर एक्टिविटी कम हो जाती है ना, प्रोसेसेस धीरे काम करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो डीजनरेट भी करता है। प्रोटीन्स तो है ना सेल के अंदर, ज़्यादा बढ़ाने से प्रोटीन डिग्रेड करते हैं, तो वो भी एक इशू है। लेकिन लेस टेम्परेचर पर कुछ नहीं हार्म होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो जाती है, और हमें वही चाहिए इस टाइम पर। ठीक है, हमें वो क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अब फॉरेन डीएनए या सेल्फ डीएनए में कुछ डीएनए ऐड करना है। हमें थोड़ा सा सिस्टम उसमें, जो उसको पता ही नहीं है सेल को, हमें वो करना है उसके साथ। तो मान लीजिए अगर सामने उसको बता के करेंगे तो फिर तो उसके रिस्पॉन्सेज शुरू हो जाएंगे ना प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सेल को, तो वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो इसलिए हम उसको बिना बताए उसमें डाल देंगे एक डीएनए, फिर वो समझेगा कि वो मेरा ये डीएनए, और फिर उस हिसाब से वो उसको रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी ही स्लो डाउन कर देंगे आइस पे रख के। ठीक है, तो आइस पे रख के उसकी मतलब कोई भी प्रोसेस बहुत स्लो काम करता है, एनी प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया वर्क्स वेरी स्लोली आइस पर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज यही है। अब क्या होता है, अगर हम, अब सेल तो हमारा अभी आया है कल्चर पर से, और फिर उसके बाद आया है इसमें क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूज हो गए, तो वापस उसको अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस से आइस पे रखेंगे तो पूरा बहुत टाइम लगेगा, और जैसे वो बहुत टाइम लगेगा ना, तो सेल डेथ की तरफ जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि स्लो प्रोसीजर में क्या होता है, 37 पर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 30 पर टेम्परेचर आएगा। अगर मान लीजिए हमने 37 उठा के सीधे आइस पे रख दी ट्यूब को, तो 30 पर आएगा, 30 पर आएगा तो थोड़ा कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी,
उसके बाद 25 पर आएगा, कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए एक्टिविटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा, उसे लगेगा कि खत्म, ठीक है, सेल डेथ हो जाती है। उससे बचाने के लिए हमने ड्रास्टिकली टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है। ड्रास्टिकली टेम्परेचर कम कैसे करा हमने? आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड जो डाला ना, उसका जो टैप करा, अब एक एक सेल इक्वली कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है उसको, और इक्वली आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो जो टेम्परेचर 37 से 4 आइस पर तो 0 डिग्री होता है ना, तो वहां तक आने में जितना टाइम लगता है वो एकदम से आ गया, ड्रास्टिक आ गया। तो उसको टाइम नहीं मिला ही समझने का सेल को कि अब शायद एक्टिविटी कम हो रही है, मरने का टाइम आ गया, वो समझ में नहीं आया, बस एक्टिविटी लो ही रहेगी, ठीक है। तो एक्टिविटी लो रहेगी, तो स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड यूज करो, आइस पे डाला, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है इस इंक्यूबेशन से, और दूसरा चीज क्या हो रहा है? कैल्शियम आयंस गेट अटैच्ड टू सेल वॉल ऑफ ई कोलाई। मतलब ये ई कोलाई की सेल वॉल है, ई कोलाई सेल वॉल, ठीक है। तो इसकी वॉल पर ये ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ सारी वॉल्स पर ना इसके कैल्शियम आयंस लग जाएंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड डालने का मेन रीजन था हमें कैल्शियम आयंस चाहिए थे, हमें डाइवेलेंट आयंस चाहिए थे टू स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन अब वही बात है, एट द एंड बाकी फिर से इस पे काफी रिसर्च हुई है, तो लोगों ने मल्टीपल डाइवेलेंट आयंस यूज करे हैं, लेकिन उनको कैल्शियम से बेस्ट एक्टिविटी दिखती है, इस वजह से कैल्शियम आयन। कैल्शियम क्लोराइड से वापस उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती कि भाई वो कुछ इंटरफेयर कर रहा है किसी भी प्रोसेस से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई केमिकल हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा उसका होता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं उसे कुछ करना होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड इंटरफेयर नहीं कर रहा ई कोलाई की किसी और चीज में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंक्यूबेट करने के बाद इसमें आ जाता है कैल्शियम, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट इसी में लिख देते हैं, एड डिजायर्ड डीएनए। मतलब अब इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन जो है ये दिखा रहा है, ये जो सॉल्यूशन है ये दिखा रहा है कि अभी ई कोलाई सेल ऐसा है कि कैल्शियम बाइंड है ई कोलाई सेल वॉल पर। हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया डीएनए अपना, ठीक है। तो क्या हुआ, डीएनए डाला, वापस वही टैप करा, तो अब डीएनए क्या, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ई कोलाई सेल वॉल के ऊपर है कैल्शियम और इस पे बाइंड कर जाएगा डीएनए, तो डीएनए, तो एक डीएनए कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सेल वॉल डीएनए कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अभी तक क्या हो चुका है, हमने ई कोलाई को कल्चर करा, कल्चर करके सेल्स को पैलेट डाउन कर लिया, पैलेट डाउन करने के बाद उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला, कैल्शियम क्लोराइड डालने से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक तो स्लो हो गई, आइस पर रखा उसको, और दूसरा उसकी सेल वॉल पर कैल्शियम से अटैच हो गए, ठीक है, कैल्शियम अटैच हो गए, और फिर हमने इसमें डीएनए डाल दिया और डीएनए अटैच हो गया कैल्शियम से, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज था उनका, ये इलेक्ट्रिसिटी का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है, जो मेनली क्लोराइड आयंस की अब बात करें हम, तो कैल्शियम तो यहाँ पर आ गया, ये कर रहा है, क्लोराइड आयंस बचे हैं सॉल्यूशन में, क्या कर रहे हैं, क्लोराइड आयंस जो है इस सेल वॉल को, एंड देन एक तो सेल वॉल को प्लस इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी तो है ना इसकी, इनको बना रहे हैं फ्रेजाइल, मतलब वीक, कैल्शियम क्लोराइड आयंस को वीक बना रहे हैं, ठीक है। अब बस वीक बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे,
बस ये वीक हो गई है, बायोकेमिकल एसेस से पता चला है कि वीक हो गई है मेम्ब्रेन, और कुछ नहीं हुआ। दिखने में वैसे ही सब कुछ ऐसा ही है, एक बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर। अच्छा ये सब हम बात ना मल्टी बहुत मिलियन ऑफ सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सेल ग्रो कर रहे हैं तो मिलियन नंबर में हम इस टाइम पर जो पैलेट निकाली है, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सेल यूज कर रहे हैं। तो एक सेल पे उसकी सेल वॉल एक तो पहले वीक हो चुकी है, प्लस उस वीक सेल वॉल पर ही कैल्शियम बाइंड है और उस कैल्शियम पर डीएनए बाइंड है। ये सिचुएशन है इस टाइम पर, ठीक है। ये सिचुएशन को देखकर हम फिफ्थ स्टेप पर आएंगे, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस स्टेप पर। This fifth step is called heat shock. What is heat shock? Heat shock होता है एकदम शॉक दे देना सेल्स को, लेकिन किस चीज से? इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देना है, हीट का देना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन था जिसमें सस्पेंशन था, जिसमें ई कोलाई सेल पर कैल्शियम था, उसकी मेम्ब्रेन वीक थी और उस कैल्शियम पर डीएनए बाइंड था, उसको हम मतलब सस्पेंशन of E. coli with fragile cell wall and membrane, ये membrane लिखा है, and calcium attached to cell wall, कैल्शियम डीएनए कॉम्प्लेक्स अटैच टू सेल वॉल, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ ई कोलाई विद फ्रेजाइल, बेसिकली ये तो हमने बताया कि अब ई कोलाई सिस्टम क्या है। तो सस्पेंशन ऑफ ई कोलाई, वो ई कोलाई जिसकी सेल वॉल फ्रेजाइल है, मेम्ब्रेन फ्रेजाइल है, और उस पर कैल्शियम और डीएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड है, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ ई कोलाई एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 सेकेंड्स। कभी कभी इसमें 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट भी लिखा होता है, लेकिन आइडियल ये है, दिस इज आइडियल। लेकिन अगर 90 सेकेंड नहीं है और क्वेश्चन में 60 मिनट्स आता, 60 सेकेंड आता तो वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि मल्टी बताया ना, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज होती हैं इनकी, तो मल्टीपल स्ट्रेन मल्टीपल स्पीशीज का अलग अलग टाइम रहता है। 90 सेकेंड्स अब अगेन सेम ऑप्टिमम टाइम है, 60 में भी हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है, सबका अपना अपना लेबोरेटरी सेटिंग होती है, ठीक है। लेकिन आइडियल इज 90 फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर 90 आपके क्वेश्चन में नहीं आता है आंसर, तो आप 60 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है वो ई कोलाई जिसकी सेल वॉल फ्रेजाइल है, जिसकी सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल है, जिसकी सेल वॉल पर कैल्शियम डीएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड है, उसको हम 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देके जो हमारी फ्रेजाइल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बन जाएंगे। ये मेम्ब्रेन हमारी फ्रेजाइल थी, तो इसमें ऐसा पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। पोर्स बनने से क्या होगा, जो कैल्शियम डीएनए कॉम्प्लेक्स था ना वो अंदर चला जाएगा, कैल्शियम डीएनए कॉम्प्लेक्स अंदर चला जाएगा। तो अभी डीएनए एंटर कर लिया, यहाँ पर कैल्शियम अपना दिखता रहेगा, उसको बहुत सारे काम अंदर, ठीक है। डीएनए अंदर चला जाएगा, डीएनए अंदर आ गया, ठीक है। तभी के तभी जैसे ही, बोले ये 1 मिनट के बाद, ठीक है ना, immediately put on ice for 30 minutes, sorry for 5 minutes, ठीक है। मतलब जैसे ही हीट शॉक दिया तभी उसी के बाद जस्ट कोई 1 सेकंड में वेस्ट नहीं करना है, सीधे उसको आइस पे रख दो। आइस पे रखने से क्या होगा, आइस पे रखने से ये होगा वापस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये पोर्स थे, अगर हम इसको 42 पे रखते हैं, 42 से अगर हम बाहर भी निकालते हैं तभी के तभी, तब अगर इमीडिएटली आइस पे नहीं रखते हैं
तो वैसे ही होगा, वो 42 से 40 आएगा, 37 आएगा, 37 आते हैं तो ऑप्टिमल टेम्परेचर आ गया। ऑप्टिमम आते के साथ ही उसको पता चलेगा मेरे पास तो पोर्स हो रखे हैं, अब मैं क्या करूँगा, तो मर जाता हूँ भाई। सेल मेम्ब्रेन में पोर होना तो सारा साइटोप्लाज्म बाहर चला जाएगा ना, है ना। तो वो नहीं जाना चाहिए, हमें वो मारना नहीं है, इस वजह से इमीडिएटली आइस पे रख दो। आइस पे रखते के साथ ही वापस उसे नहीं पता क्या हो रहा है, वो सोता ही रहेगा। पोर्स है हाँ ठीक है, पता नहीं, सो जाओ, वैसा है, ठीक है। तो आइस पे रख के इसको वहीं का वहीं छोड़ दो। उसके बाद बस लास्ट स्टेप रहता है, ऐड फ्रेश मीडियम एंड कल्चर एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ये जब 5 मिनट हमने यहाँ रख दिया इस पर, इसको पता नहीं चला, इसको सीधे सीधे इसके फ्रेश मीडियम में डाल दो, ठीक है। फ्रेश मीडियम डालने से क्या होगा, फ्रेश मीडियम डालने से एक तो अब क्या है कि हमारे सेल के अंदर सेल के बाहर सेम कंडीशन हो जाएगी, बस डीएनए अंदर है, बाकी सब चीज तो सेम रह जाएगी। तो वो तो पोर्स में वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनने के साथ ही कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, कुछ बाहर नहीं जाएगा। प्लस जैसे हमने कल्चर करना शुरू कर दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर पर 37 दे दिया, तो अब बाहर तो कुछ आना नहीं है, लेकिन सेल को पता चल गया कि पोर्स बन रहे हैं, तो सेल की अपनी मशीनरी अपने आप को वापस से ठीक कर देगी। तो जो भी प्रॉब्लम, जो इसमें प्रॉब्लम आई वॉल में, मेम्ब्रेन में, वो ठीक कर देगी वापस। सेल की मशीनरी हो तो खुद को सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है ना। तो अभी सेल को पता ही नहीं चला इस मेथड में कि हमने उसमें डीएनए डाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। डीएनए चला गया, पर एक बार डीएनए चला गया, इनका रिपेयरिंग हो गया, फिर क्या है, फिर तो अपना डीएनए मान के उसको रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार इसका सारे पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरिंग ऑफ ई कोलाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी ई कोलाई का पैलेट बन गया, राइट। थर्ड, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अभी कैल्शियम, अभी क्या हो गया है, यहाँ पर ये सेल पे यहाँ पर कैल्शियम बाइंड कर चुका है और ये मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो चुकी है, ठीक है। फोर्थ, एडिशन ऑफ डीएनए, अब ये डीएनए डाल दिया तो यहाँ पर ये डीएनए कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। फिफ्थ, हीट शॉक, हीट शॉक डालने से क्या हुआ, अंदर आ गया डीएनए, अंदर आ गया, ठीक है ना। एंड सिक्स्थ, लेकिन हीट शॉक में इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली ऑन आइस, immediately on ice, okay. And then last point is add fresh medium and culture, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले कल्चर करो ई कोलाई को, सेंट्रीफ्यूज करो, पैलेट बन जाएगी, ऐड करो ClCl2 को तो कैल्शियम बाइंड कर जाएगा वॉल पर, एडिशन करोगे डीएनए को तो फिर कैल्शियम बाइंड हो जाएगा, तो डीएनए बाइंड हो जाएगा कैल्शियम पर, हीट शॉक देने से पोर्स बनेंगे, पोर्स बनने की वजह से डीएनए अंदर आ जाएगा और इमीडिएटली आइस पे रखने से बाहर भी नहीं जाएगा, और फिर फ्रेश मीडियम वाले कल्चर कर दो तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज रेडी। तो जो हमारा ई कोलाई था और हमारा डीएनए स्टार्टिंग मटेरियल था, एट द निब्रोजन करने पर वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड सेल, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि अब इसमें अलग डीएनए है ना, कुछ और डीएनए है इसमें, वो डीएनए जो इसका खुद का नहीं है, इसका जीनोम में डीएनए नहीं है, डीएनए इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, भले ही सेल्फ और भले ही फॉरेन, लेकिन आउटसाइड से डाला गया है,
दिस इज रिकॉम्बिनेंट, इट कंटेन्स आवर डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, तो इट विल शो आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट वीसी सेल को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल वीसी सेल को बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करके आया है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल केस में, मतलब इफ बैक्टीरियल सेल इज अ होस्ट, तो उस केस में हमने अभी बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये है ही और सबसे ज्यादा यूज भी यही है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, पोरेशन, तो जो पोर्स हमने बनाए कैल्शियम क्लोराइड की वजह से एंड हीट शॉक की वजह से, भाई कैल्शियम क्लोराइड का भी तो वहां पे यूज था ना, कैल्शियम क्लोराइड नहीं डालते तो हीट शॉक से थोड़ी ना पोर्स बन जाते। तो जो पोर्स कैल्शियम क्लोराइड हीट शॉक की वजह से बने थे ट्रांसफॉर्मेशन में, इलेक्ट्रोपोरेशन में वो बनेंगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो सेल्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराया जाता है, उसकी वजह से उसमें पोर्स बन जाते हैं, तो इसलिए और डीएनए एंटर कर जाता है। मेथड कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। और देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, एनिमल सेल में डालने के तरीके वैसे जो सेम तरीका है, ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे तरीका ही होता है, बस ये होता है कि जो डीएनए का जो वेक्टर है वो मैमिलियन वेक्टर होता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफेक्शन, ओके। बस नाम अलग है, काम सेम है, ट्रांसफेक्शन, ठीक है। बस यहाँ पर जो वेक्टर बैक्टीरियल वेक्टर है, यहाँ पर वो मैमेलियन या वायरल वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफेक्शन होता है और इसमें आता है हमारा बैलिस्टिक्स, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, तो माइक्रो इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक इंजेक्शन में, एक नीडल में स्टेराइल नीडल होती है, उसमें डीएनए लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का हो गया न्यूक्लियस, तो ये सिरिंज हो गई। तो डायरेक्ट न्यूक्लियस में ये डीएनए कंटेनिंग सैंपल है, इसको डायरेक्ट न्यूक्लियस डाल देते हैं एनिमल सेल के, तो होता है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। कमिंग टू प्लांट सेल। प्लांट सेल का तो एक उसको जीन गन कहते हैं। सेल वॉल होती है ना, बहुत ज्यादा हैवी सेल वॉल होती है, तोड़ना आसान काम नहीं है। तो जीन गन होता है, मतलब जीन गन की जो बुलेट्स होती है ना, दैट्स आर मेड ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, इस पर कोटेड होता है डीएनए। तो ऐसे गन सेल की तरफ चला के चला देते हैं, ठीक है। तो बुलेट अंदर जाएगी और बुलेट पे कोटेड डीएनए, तो बुलेट जाएगा तो ये कोट पोर्स कर देगा, सेल वॉल में पोर कर देगा, वो बुलेट अंदर नहीं जाएगा, सेल वॉल में पोर कर देगा बुलेट और उसमें लगा हुआ डीएनए अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्टली नहीं, कुछ भी नहीं होता है, बहुत स्पेसिफिक चीजें होती हैं, एक समझने की बात है। बस अभी समझिए कि बस बंदूक आई, बंदूक की गोली चलाई,
ये अगर ऊपर सरफेस है, यहाँ पर आकर अटक गई, यहाँ पर अटक गई गोली, लेकिन गोली पर कोटेड तो है ना डीएनए, तो वो अंदर चला गया, और जो अटकी होगी पोर तो बना दिया इसने इसमें, ठीक है ना। तो these are all the different methods of DNA transfer into host cell, ठीक है ना। तो I hope you understand the process of transformation and all these different methods of transfer of DNA into the host cell, ठीक है। So let's start with the PYQs. The first question is, following are the methods of DNA transfer into host cell except, मतलब ऑप्शन में से सब तो वो हैं डीएनए ट्रांसफर के मेथड्स, एक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इज जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, स्पूलिंग। जीन गन अभी सब पढ़ा ना, जीन गन कितने यूज होता है प्लांट सेल में, राइट, बुलेट डालते हैं। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में, नीडल को सीधे न्यूक्लियस डाल देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रिसिटी से पोर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। स्पूलिंग इज द राइट आंसर। स्पूलिंग क्या होता है ना, कि जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इस चैप्टर में कि हमारा जो लिक्विड ब्रॉथ है, दैट इज लिक्विड मीडिया इज ब्रॉथ, ठीक है। सॉलिड मीडिया इज अगार में ग्रो करते हैं। तो क्या होता है कि ये प्लेट होती है एक अगार की, और उस पर ऐसे ऐसे ना बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं जब सॉलिड पे ग्रो करता है, ठीक है। तो एक कॉलोनी को उठाने के लिए, अगर मान लो इसको उठा के हमको, जब हमने बोला कि हमारे पास पहले से अगर बैक्टीरिया होता तो हम अपना वाला ऐड कर देते, तो हम क्या करते उसमें, हम ये कॉलोनी को उठा के ना, इसको उठा के अपने फ्लास्क में डाल देते ग्रो करने के लिए। तो इसको उठाना, इसको एक ग्लास का रॉड होता है, नहीं तो कभी कोई कॉलोनी पिकर के एक टंगस्टन का वायर बना होता है, आगे से ऐसा होता है, एक डंडा होता है प्लास्टिक का, आगे टंगस्टन का वायर बना होता है, तो इसको इससे पकड़ के उठाते हैं, ठीक है ना। अरे आप में किसी को पता होगा, जैसे चेहरे से व्हाइट हेड ब्लैक हेड निकालते हैं ना लोग, वो छेद बना हुआ होता है एक मेटल के उसमें, वैसा ही है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इसका जो मीडिया है सरफेस वो टूट जाएगा। तो मैं इसको बहुत प्यार से वैसे ही छू के उठा लेना होता है, तो यहाँ पर ये जमा हो जाती है कॉलोनी। तो इस मेथड को कहते हैं स्पूलिंग, अगार प्लेट से कॉलोनीज को उठाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Following are the methods related to transformation except, अब एक को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफॉर्मेशन जैसे स्टेप्स हैं, एक नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, बी कॉन्जुगेशन, सी ट्रांसडक्शन, डी ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉन्जुगेशन में केस में क्या होता है ना, हमने जो पूरा प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम डीएनए
को आइसोलेट करेंगे पहले अलग तरीके से, फिर उस डीएनए को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप से एक होस्ट सेल में डालेंगे। लेकिन कॉन्जुगेशन केस में क्या होता है कि एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, दिस इज डोनर सेल, क्योंकि ये अपना डीएनए इस रेसिपिएंट सेल को देना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक पाइलस निकलेगा, एक पाइलस बनाएगा जो इसकी वॉल पे टच करेगा और वहां पर वो पोर बना देगा। तो ये ऐसा बन जाएगा और फिर यहां से निकल के ये डीएनए यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं पाइलस, ये जो बना है यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ डीएनए, बैक्टीरियल, ये भी बैक्टीरिया ही है, ये भी बैक्टीरिया केस में होता है और ये भी बैक्टीरिया केस में ही होता है। ठीक है ना, तो सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू अनदर इज कॉन्जुगेशन। तो ये भी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही है और थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के केस में क्या होता है कि अब जो हमारे वायरस होते हैं, ठीक है ना, और जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल मतलब अगर ये हमारा एनिमल सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये ऐसे बाइंड करेंगे वायरल पार्टिकल्स, इनके बाइंड करने से यहाँ पर वो होगा, फोर्स बनेगा और ये डीएनए अंदर चला जाएगा। सबसे मेन कॉमन वो है फाज, बैक्टीरियोफाज डीएनए होता है ना। तो ये बेसिकली वायरस जो है इन्फेक्ट करे एनिमल सेल को, उसकी वजह से वायरल डीएनए अंदर चला जाए, दैट इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफेक्शन हमने बताया, इट्स अ डीएनए ट्रांसफर इनटू एनिमल सेल, बस ये बैक्टीरियल नहीं है, एनिमल है, बाकी प्रोसीजर इज सेम। ठीक है ना, तो इसलिए दिस ट्रांसडक्शन इज अ राइट आंसर। तो इसमें आपने एक चीज, तीन चीजें नई भी सीख ली हैं कि कॉन्जुगेशन जो होता है उसमें सेल टू सेल ट्रांसफर होता है बैक्टीरियल सेल में डीएनए, ट्रांसडक्शन जो होता है उसमें वायरल डीएनए ट्रांसफर होता है एनिमल सेल पे और वायरस खुद करता है वो। ठीक है, और ट्रांसडक्शन केस में इस पहले ही पढ़ा है हमने कि डीएनए से डीएनए ट्रांसफर होता है, सेम प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, बस होस्ट बैक्टीरिया की जगह पर एनिमल सेल। ठीक है, ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ऑलमोस्ट हर बार नीट में आता है, एंड दैट इज हीट शॉक इज required for a pore formation in E. coli cell wall, B. transfer of DNA into E. coli cell, C. slow down metabolic activity of E. coli, and D. equally distribute E. coli cells in suspension। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हीट शॉक किस लिए यूज होता है, पोर फॉर्मेशन इन ई कोलाई, क्या पोर फॉर्मेशन के लिए हीट शॉक यूज होता है? यस होता है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू ई कोलाई, हाँ इसके लिए भी होता है। ठीक है, स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ई कोलाई, नहीं इसके लिए तो नहीं होता। स्लो डाउन कौन करता है? स्लो डाउन करता है
लो टेम्परेचर आइस, ठीक है ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इक्वलाई इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में कौन करता है, टैपिंग, राइट, टैपिंग या रोटेशन कुछ भी बोले, लेकिन हीट शॉक नहीं करता। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हीट शॉक किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, हीट शॉक इज रिक्वायर्ड फॉर पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए तो उसका कॉन्सिक्वेंस है, अगर पोर फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा, राइट। तो हीट शॉक इज रिक्वायर्ड फॉर पोर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंटली डीएनए के ट्रांसफर इनटू इक्वलाई, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज ए, पोर फॉर्मेशन इन इक्वलाई। अगर वो नहीं दे रखा होता ऑप्शन में हमको, तो हम ट्रांसफर ऑफ डीएनए टिक करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।